हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद ना। मैं हूं रविंद्र शेखर, आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं अवतल दर्पण के उपयोगों के बारे में। जी हाँ, जैसा कि पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण के सामने अगर अलग अलग डिस्टेंस पर, अलग अलग दूरियों पर अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका इमेज कहां पे बनेगा। जैसे अगर हम कहे कि ये अवतल दर्पण है, ये कैसा दर्पण है, जल्दी से बोलेंगे कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और इसके सामने ये, एक मिनट और, ये हो गया ध्रुव दर्पण का, ये हो गया दर्पण का वक्रता केंद्र, और ये हो गया फोकस। समझ में आ रहा है? अगर हम वस्तु को कहां रखें, यहां रखें तो कहां इमेज बनेगा, यहां रखें तो कहां बनेगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर अनंत पर। तो कहा गया कि अगर हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका इमेज सामने ही बनेगा। कैसा बनेगा? तो सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। फिर अगर हम वस्तु को कहां रखते हैं? फोकस पे रखते हैं, तो फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो बिल्कुल अनंत पर बनेगा। समझ रहे हैं? फिर अगर अब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका इमेज कहां बनेगा? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। फिर इसी प्रकार से सेंटर पे आ जाते हैं तो सेंटर पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो सेंटर पर ही बनेगा। फिर सेंटर और अनंत के बीच रखते हैं तो कहां पर बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार से अनंत पर जब हम वस्तु को रख देंगे तो कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो इन सारे कंडीशन में हम आपको इमेज बना करके पिछला वीडियो लेक्चर में बताया गया। नहीं देखे हैं तो जा करके एक बार देख लीजिए, तब जाकर के ये वाला देखिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके उपयोगों के बारे में। और सबसे पहला उपयोग जो है वो है हजामती दर्पण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का, है ना। अवतल दर्पण का उपयोग कहां पर किया जाता है? हजामती दर्पण। हजामती दर्पण मतलब कहता है कि अगर बाल दाढ़ी बनाना है या पार्लर में चेहरा देखना है, पार्लर, ब्यूटी पार्लर, वही, जी हाँ, जहां पे लड़कियां जाती है ना, तो जाने के लिए सॉरी, वहां पे पार्लर में चेहरा देखने के लिए, या तो फिर वहां पे सैलून में क्या बनाने के लिए? बाल दाढ़ी इत्यादि बनाने के लिए, या अपने घरों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? तो अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पे सामने, ये रहा है, मान लीजिए ये आप ही है, या ये अभी दिख रहा है, लेकिन आप एक अवतल दर्पण खरीद के लाइए और उसको आराम में उसके नजदीक जाकर के आप अपना चेहरा उसमें क्या कर सकते हो? देख सकते हैं। लेकिन सवाल है कि अवतल दर्पण ही क्यों, उत्तल दर्पण क्यों नहीं? जनरली लोग समतल दर्पण का ही यूज घरों में कर लेते हैं, लेकिन सवाल वही है कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में? तो आइए उसके पीछे का रीजन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं भैया। इसका कारण क्या है? तो इसके कारण पर हम लोग विचार करने वाले हैं। चलिए, तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले देख लीजिए क्या कहता है। कह रहा है चूंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का, यानी कहां पर? अगर वस्तु निकट पे आ गया है, इसका मतलब है ध्रुव तथा फोकस पर आ गया है वो वस्तु। ठीक है, का सीधा ध्रुव तथा फोकस रखी वस्तु के बीच, एक मिनट रखी वस्तु के बीच, हाँ ठीक है, कि जब वस्तु को हम अवतल दर्पण के निकट रख देते हैं तब उसका जो इमेज बनता है वो कहां बनता है? तो पहले सीधा बनता है, बड़ा बनता है और आभासी बनता है। कहता है इसीलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले, बड़ी नहीं, बड़ी वक्रता त्रिज्या, छोटी नहीं बड़ी, ताकि करा कि बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो आइए इसको सबसे पहले हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझाते हैं कि क्यों क्यों यूज किया जाता है भैया अवतल दर्पण का। किस रूप में? तो हजामती दर्पण के रूप में। चलिए इधर आ जाइए। तो वस्तु को ये देख रहे हैं, अवतल दर्पण जो लिया गया है ये कम वक्रता त्रिज्या या बड़ा वक्रता त्रिज्या? बड़ा। बड़ा क्यों? ताकि उसका फोकस थोड़ा दूर में रहे, और जब चेहरा देखना हो या मतलब जो भी वहां पे ऑब्जेक्ट को रखना हो उसको कहां रखे? जब नजदीक रखे तो उसका लोकेशन कहां पर आ जाए? तो उसका लोकेशन फोकस और ध्रुव के बीच आ जाए। तो अगर वस्तु को कहां रखा जाए? यहां पे। हम लोग पढ़े थे ना कि अगर ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया जाए तो कहां पर इमेज बनेगा? तो इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं? दो किरणों को खींचने का काम करते हैं। उसी से हम सारा लोकेशन दिखा देंगे। एक किरण ये हो गया,
जो मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए चली जाती है। एक किरण को क्या करते हैं, ये सेंटर के डायरेक्शन में, सेंटर के डायरेक्शन में, तो एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर गई वो चली गई है फोकस से होकर परावर्तित होकर, और एक इसी के डायरेक्शन में आपतित हुआ है, इसी के डायरेक्शन में आपतित हुआ है, तो परावर्तन के बाद इधर जा रहा है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा हम डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मान लीजिए इधर आ गया, तो दर्पण से परावर्तन के बाद यहां पर इस बिंदु का, मान लीजिए कि ए बिंदु है, इसका इमेज तो इधर बनने से रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों किरणें जो है कहीं ना कहीं से आते हुए प्रतीत होगी, आते हुए प्रतीत होगी। ठीक है, तो कहां पर इमेज बन गया है इसका देख लीजिए, इसका इमेज जो बनते हुए प्रतीत हो रही है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बना है, ये देखिए। और अभी जो इमेज बना है वो कैसा इमेज बना है, बड़ा बना है। पहली बात, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा बना है और सीधा बना है कि नहीं। तो इसी विशेषता को ध्यान में रख करके अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस रूप में, तो हजामती दर्पण के रूप में। ऐसा दर्पण नहीं ना कि एकदम चेहरा छोटा दिखाई दे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर उत्तल दर्पण ले ले तो उत्तल दर्पण में चेहरा बिल्कुल छोटा दिखाई देता है ना। और अगर अवतल दर्पण में अगर और अलग अलग डिस्टेंस पे अगर मतलब बहुत कम त्रिज्या वाला रखते, तो ये लोकेशन जो वस्तु वाला देख रहे हैं, जो वस्तु बी है यहाँ, सॉरी कहा गया, वस्तु जो ए बी है, इसका जो इमेज बना है ए डैश बी डैश, अगर कम त्रिज्या वाले, कम वक्रता त्रिज्या वाले क्या लेते, हम अवतल दर्पण लेते, तो ये लोकेशन इधर आता और इमेज उल्टा पुल्टा बन जाता है कि नहीं। इमेज सीधा बनना चाहिए। तो इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो क्या यह बात समझ में आया? आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और दूसरा उपयोग पर देखते हैं कि दूसरा उपयोग इसका क्या है। कहता है इसका दूसरा उपयोग जो है, कहता है कि टॉर्च, अच्छी बात है, टॉर्च देख रहे हैं वाहनों के हेडलाइटों में, और इसके अलावा कहता है सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग किस रूप में, परावर्तक के रूप में किया जाता है। हेडलाइट देखे हैं, बाइक चलाए हैं तो हेडलाइट देखे होंगे, या तो फिर आप कारों में चले जाइए या किसी भी वाहनों में चले जाइए, उसमें जो हेडलाइट होता है उसमें जो परावर्तक के रूप में दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर देख लीजिए, ये हमने एक हेडलाइट ले लिया है और ये जो चमकता हुआ दिख रहा होगा आपको, ये सब चमकता हुआ, ये सब कैसी दर्पण, ये मतलब ये किस दर्पण के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है, तो कहता है ये जो चमकता हुआ आपको जो दिख रहा है सरफेस, यही क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो सवाल है कि इस अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया गया, किन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये देखिए यहां पे लगा हुआ है लाइट, है ना, समझ में आया। आइए तो इसके पीछे का रीजन जानते हैं क्या है, सावधानी पूर्वक पढ़िए इसको। कहता है चूंकि अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, कहां पर, फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब, रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनाने का क्षमता रखता है। अच्छी बात है। इसी गुण का ध्यान रखते हुए अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। इसके लिए प्रकाश के स्रोत को, उसमें जो प्रकाश के स्रोत को रखा जाता है, यानी कि बल्ब को, प्रकाश स्रोत कौन होगा उसमें, तो बल्ब को कहां पर रखते हैं, तो अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं, है ना, जिससे परावर्तन के बाद प्रकाश का समांतर किरणपुंज प्राप्त होता है और इससे रात में दूर की वस्तुओं को देखने में सुविधा मिलती है। आइए इसी बात को हम एक डायग्राम के सहायता से बताना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए डायग्राम ले लेते हैं। ये रहा अवतल दर्पण, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये कैसा दर्पण है,
अवतल दर्पण है। तो बल्ब को कहां पे रखा जाता है? बल्ब को रखा जाता है फोकस पे। ये अवतल दर्पण है। वो जो हेडलाइट में जो चमचमाता हुआ जो दिख रहा था वही अवतल दर्पण है। और उस अवतल दर्पण में बल्ब को कहां रखा जाएगा? इस तरीके से शिफ्ट किया जाएगा। कहां पे? तो फोकस। ठीक है। और हम लोग को पता है कि जो किरणें फोकस के डायरेक्शन में अवतल दर्पण पर आपतित होगा वो परावर्तन के बाद कहां जाएगा? तो अनंत को जाएगा। हम बहुत सारे किरणों को क्या करते हैं, यहाँ पे हम खींचते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा। ये पहली किरण, दूसरी किरण। इस प्रकार से बहुत सारे किरणों को देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करके बता रहे हैं, देखते चलिएगा सावधानी पूर्वक। ये बहुत सारे किरणें जो है से अवतल दर्पण पे क्या हो रही है? आपतित हो रही है भाई। देख रहे हैं सब कहां से निकल रहा है? फोकस से। बल्ब को कहां रखे थे? फोकस पे। तो ये जो सारी किरणें निकल रही है कहां से? फोकस से। देख लीजिए। अब यह दर्पण से जब क्या होगा? परावर्तित होगा, तो ये मुंह खच के क्या होते हुए जाएगी? समांतर। तो आइए समांतर किरणों को अब हम दर्शा देते हैं। सबसे पहले यहीं से आ जाइए, देख रहे हैं? यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। ये यहीं से ये क्या होगा? इस प्रकार से इसी अक्ष पर जाएगा। तो यहां पर देख रहे होंगे कि सारी किरणें जो है समांतर होते हुए, मुंह खच के समांतर होते हुए क्या हो रही है? वापस जा रही है। समझ रहे हैं? ये सारी किरणें क्या हो रही है? परावर्तित होकर के वापस जा रही है। और देखिए ये सारी किरणें जो है, यहां से जो किरणपुंज जो प्राप्त हुआ है, किरणों का समूह जो प्राप्त हुआ है वो क्या है? तो बिल्कुल समांतर है। तो ये कहां को जाकर के मिलेगा? जल्दी से बोलिए, कहां को मिलेगा जाकर के? तो अनंत पर मिलेगा, मतलब बहुत दूर जाकर के। इसका मतलब यह है कि दूर की चीजों को देखने के लिए रात में हम लोग क्या करते हैं? हेडलाइट को जलाते हैं। अब वहां तक तो प्रकाश को जाना होगा, तो वहां तक प्रकाश पहुंचाने के लिए यही व्यवस्था करना होगा। बात समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है भैया? तो कहता रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? यहीं पे जान लीजिए आप इसका। क्योंकि अवतल दर्पण जो है सो क्या करता है? प्रकाश को एक बिंदु पर फोकसित करने का काम करता है। अगर ढेर सारे प्रकाश, ये अवतल दर्पण है और इस पे ढेर सारे प्रकाश आपतित होता है, अगर वो सारी किरणें समांतर है या हम कह सकते हैं दूर से किरणें आ रही है, तो एक बिंदु पर फोकसित हो सकता है। अगर अगर प्रकाश एक बिंदु पर फोकसित हो रहा है तो वहां से प्रकाश की इंटेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर प्रकाश का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा तो आप ही बताइए, प्रकाश का इंटेंसिटी अगर बढ़ जाएगा तो वहां पे भाग चमकीला यानी कि ज्यादा एरिया, वहां पे हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए वही बात है। यहाँ एक डॉक्टर है और डॉक्टर क्या किया है? तो माथा में एक बेल्ट के सहायता से एक अवतल दर्पण को है ना लगा लिया यहाँ पे ललाट पे। अब यहाँ पे रूम में भैया लाइट है ही, तो रूम में लाइट है तो आराम से क्या होगा? मान लो कि देखना है हमको अंदर, तो यहाँ से ये जो क्या है? अवतल दर्पण है, इस पे जो बल्ब से आने वाली रोशनी है ये क्या होगा? कहां तक जाएगा? मुंह के अंदर। अगर दांत का चेकअप हो रहा है तो मुंह के अंदर, यानी कि लाइट जलाने की जरूरत नहीं है अलग से। इसके अलावे अवतल दर्पण का एक और रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि डॉक्टर साहब को देखना है उसके अंदर का
मान लो कि दांत देखना है तो कैसे देखेगा, इसे हुलक करके देखेगा, झांक करके देखेगा अंदर। इससे अच्छा है कि क्या किया जाता है, एक स्टिक के रूप में देखिएगा, डॉक्टर साहब रखे हुए रहते हैं, उसमें मिरर लगा रहता है। उसमें कौन सा मिरर लगा रहता है, तो उसमें मिरर के रूप में रहता है अवतल दर्पण। उसमें अब मिरर के रूप में क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चे, अवतल दर्पण। तो क्यों हम लोग अभी देखे थे कि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है ना इस्तेमाल, तो बस वही है यहाँ पर भी देख रहे हैं। ये दर्पण है, ये दर्पण, ये स्टिक उसमें लगा हुआ है। तो इस दांत का इमेज इसमें बन रहा है, बड़ा बन रहा है, देख रहे दांत इतना है और इससे बड़ा ये दांत यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर मतलब कि डॉक्टर को चेकअप के लिए, दांत के चेकअप के लिए झांकने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए आराम से क्या करता है, वहां पे स्टिक अंदर ले जा करके, है ना, स्टिक की सहायता से अवतल दर्पण को अंदर ले जा करके और देख लिया जाता है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि रोगियों के नाक, कान, गले, नाक, सॉरी कान, दांत आदि सब चेक करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। कहता है अवतल दर्पण का नेक्स्ट जो उपयोग है वो कहां कहता है, सौर भट्टियों में। भट्टी तो समझ ही रहे होगे, भट्टी का मतलब क्या है कि एक ऐसा जगह जहां पे क्या आग उत्पन्न हो रहा होगा, उष्मा उत्पन्न हो रहा होगा, और उस उष्मा का प्रयोग धातुओं को पिघलाने के लिए किया जा रहा होगा, है कि नहीं, उसी को भट्टी बोला गया है। तो कहता है यहां पर जोड़ा गया है सौर भट्टी। कहता है कि वो उष्मा जो उत्पन्न होगा, है ना, वो किसके सहायता से होना चाहिए, तो सौर यानी कि सूर्य के माने कि सौर मतलब कि सूर्य प्रकाश की सहायता से। तो आपको पता होना चाहिए कि सूरज के साथ साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ, सूरज के साथ साथ नहीं, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ उष्मा भी आती है। अगर उस उष्मा को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो उष्मा का अमाउंट जब एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा तो उष्मा का अमाउंट वहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि सौर भट्टी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे एक भट्टी लिया गया, ये सब देख रहे होंगे, ये सब क्या है, अवतल दर्पण चारों तरफ से ऐसे लगाया गया है। चारों तरफ से क्या लगाया गया है, इस तरीका से अवतल दर्पण। तो जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा, पहले कारण देख लीजिए तब हम फिगर पे आएंगे। कहता है चूंकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को कैसा दर्पण कहा जाता है, अभिसारी दर्पण। अब थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे दो बातें, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण। एक तरफ लिख देते हैं अभिसारी, मैं या भी ही चल लेता हूं, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण का मतलब क्या है ना। अब अभिसारी दर्पण कहा किसको जाता है, तो अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहा जाता है। समझ में आया, अभिसारी दर्पण किसको कहा जाता है, अवतल दर्पण को। क्यों कहा जाता है अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को, कहता है क्योंकि अवतल दर्पण जो है, हम लोग पढ़े हैं कि अगर प्रकाश किरणें, अगर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पे आपतित होती है, और कहां से, तो अनंत से मान के चलो आ रही है प्रकाश किरणें, तो अनंत से आने वाली सभी प्रकाश किरणें लगभग में क्या होती है, समांतर होती है। तो मान लीजिए कि ये सारी किरणें जो है इस दर्पण पे आपतित हो रहा है, इस दर्पण पे क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। तो मान लो कि अभी इसका एक मुखच भी बना लेते हैं जिसमें हम फोकस को दिखा पाए। लीजिए, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया सेंटर, और ये हो गया फोकस। ये जो सारी किरणें हैं वो कहां पे मिलने वाली है भैया, इस फोकस पर मिलने वाली है। ये सारी किरणें इस फोकस पे क्या होने वाली है, मिलने वाली है। समझ रहे हैं। तो अवतल दर्पण क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करने की क्षमता रखता है। इस कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। यही जस्ट अगर उल्टा ले लिया जाए किसके बारे में, अगर हम उत्तल दर्पण के ले लेते हैं, उत्तल दर्पण के बारे में बात करें अगर, तो इसमें जो भी किरणें मुख के समांतर आएंगे, या जो भी दूर से आती हुई जो किरणें हैं ये लगभग में समांतर होती है दूर से आने वाली किरणें, तो ये सारे दर्पण इस पर, उत्तल दर्पण पे परावर्तित होकर के ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। देख रहे हैं, तो ये सारी किरणें क्या हो गई है, फैल गई है। इसीलिए इस उत्तल दर्पण को चलिए, तो यहां पर हम लोग देख रहे थे कि अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को क्यों किया जाता। थोड़ा सा लाइट चला गया था इसलिए समस्या हो गई। आइए देखते हैं आगे। अब बात है कि यही अगर हम इसके उल्टा उत्तल दर्पण की बात करें, हालांकि इसका भी हमने कर दिया था, लेकिन आइए देख लेते हैं एक बार और क्या दिक्कत है। ये उत्तल दर्पण है,
और इसमें किरणें जो भी आएगी, यह एक ऐसा दर्पण है जो प्रकाश किरणों को फैलाने का क्षमता रखता है कि नहीं? क्या करता है भैया? देखिए जितने भी किरणें आ रही है, मान लो ये समांतर किरणें आ रही है और ये सारे प्रकाश को क्या करने वाले हैं, इस दर्पण पे जब परावर्तित हो गई है तो ये सारे किरण को क्या करेगा? फैला देगा। माने इस प्रकार से फैल गया है कि नहीं? आयत है इतने से एरिया में, एरिया से होते हुए आप देखिए ये क्या हो रहा है कि नहीं? तो ये सारी प्रकाश किरणें क्या हो गई है? फैल गई है। ठीक है, तो ये है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और ये यहाँ पर अपसारी दर्पण के रूप में कहलाता है। तो यहाँ से दो बातें हैं, एक है अभिसारी दर्पण और एक है अपसारी दर्पण। तो अभिसारी दर्पण किसको कहा जाता है? अवतल दर्पण को क्यों कहा जाता है अभी बताए। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, ये भी अभी तुरंत बताएं, अभी देख लीजिए, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरण को एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता रखता है। यदि प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर यदि समांतर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वह उसके फोकस पर केंद्रित हो जाता है, इसलिए हो गया। फिर उसके बाद उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण किरणों को उत्तल दर्पण किरणों को या हम कह सकते हैं प्रकाश को मतलब कि फैलाने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको हम अपसारी दर्पण कहा जाता है। और अगर इस दर्पण पर सारी किरणें क्या है? समांतर है, तो आपको पता होना चाहिए कि मान लो कि अगर हम इसका ये मुख्य अक्ष बना देते हैं तो जो भी किरणें हैं अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर आई हुई है तो इस परिभाषा हम लोग पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण के फोकस के डायरेक्शन में जाता है। तो ये मान लीजिए सभी का फोकस सॉरी उत्तल दर्पण का फोकस यहाँ पर है, तो ये सभी इसी डायरेक्शन में क्या होगा? मुड़ेगा, है ना, इसका प्रतीत होता है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर आते हैं पुनः वापस दोबारा। चलिए यहाँ पे तो सौर भट्टी में क्यों किया जाता है, तो कहता है कि इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, यानी कि प्रकाश के साथ साथ उष्मा को एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता रखता है। इसी गुण को ध्यान में रखते हुए प्रकाश कहा गया जी, इसी गुण को ध्यान में रखते हुए अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण इस दर्पण पर आपतित होती है तो प्रकाश के साथ साथ उष्मा भी एक बिंदु पर क्या हो जाता है? केंद्रित हो जाती है। और यह इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा, कहता है और यह प्रक्रिया लगातार होने पर उष्मा का परिमाण इतना अधिक हो जाती है कि इस उष्मा का उपयोग धातुओं को पिघलाने के लिए किया जाता है। तो आपके सामने देखिए ये सौर भट्टी, यहाँ कंपनी सब लगा हुआ है, प्लांट वगैरह लगा हुआ है, चारों तरफ से क्या किया गया है? अवतल दर्पण को लगा दिया गया। यहाँ पर देख लीजिए भी एक दीवार, यहाँ पर भवन बना हुआ है और उसमें जो इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन ही किया गया है, यहाँ पर ये देख लीजिए ये पूरा जो है ये धंसा हुआ है, इसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है, का मतलब है कि ये अवतल दर्पण है। ये प्रकाश किरण जब इस पर क्या होगा? आपतित होगा तो ये किरणें प्रवर्तन के बाद एक बिंदु पर फोकसित होगा। ये प्रक्रिया बार बार मैंने लगातार जब होते रहेगा तो उस जगह पे क्या होगा? तो प्रकाश बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगा? केंद्रित होगा। तो समझ रहे हैं? तो वही बोला गया है कि सौर भट्टियों में इसका इस्तेमाल जो किया जाता है प्रकाश उष्मा को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, क्यों किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में। फिर हमने देखा था टॉर्च वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में, फिर उसका कारण जाने थे। फिर रोगियों के नाक कान दांत गला आदि चेक करने के लिए फिर सौर भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि दाढ़ी बनाने में, क्या बनाने मेरे भैया? दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल नहीं, उत्तल नहीं, कौन सा? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कहता किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है? समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर इमेज बनाता है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। यहीं पर दिख रहा है उत्तल दर्पण, तो हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा? अवतल दर्पण भी, अवतल दर्पण ही है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें मस्ट भी ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट
कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस आ गया, यहाँ उत्तल लेंस काट दो और यहाँ लिख दो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने कहां रखना होगा? फोकस पे। तो फोकस पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अनंत पर। लेकिन क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होना चाहिए, समान आकार के। वक्रता केंद्र पर, हाँ बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है। और मुझे लग रहा क्या, जब हम आपको किरण आरेख बनाए थे तो वक्रता केंद्र पर ही रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है और उस वस्तु के आकार के बराबर बनता है, अनंत पर नहीं। प्रकाशीय केंद्र, चलिए यहां पर हम ऑप्शन यू बना देते हैं, ए नोटी, नन ऑफ दीज। तो चलिए इस क्वेश्चन को बदले हुए क्वेश्चन के आधार पर जो आंसर जाएगा वो वक्रता केंद्र पर जाएगा। नेक्स्ट आया जाए, कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा बनाने की बात हो रही है। तो एक ही दर्पण है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तो क्वेश्चन में कह ही रहा कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो कहां होना चाहिए भैया इस प्रकार का इमेज बनाने के लिए? यही है अवतल दर्पण, देख लीजिए। तो चाह रहे हैं, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस। चाह रहे हैं कि वस्तु का आभासी, तो आभासी तो इधर में न बनता है, तो इधर इमेज कब बनता है? जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। तो मुख्य फोकस नहीं, वक्रता केंद्र पर नहीं, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, बिल्कुल यही वाला होगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट आया जाए, कह सर्च लाइट का परावर्तक सतह, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह, वही हेडलाइट और सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह जो होता है वो कौन दर्पण का होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा दर्पण का होता है? अवतल दर्पण का। समतल दर्पण बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दिस बिल्कुल नहीं। फिर कह रहा दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंख बंद करके मारो, कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है भैया? दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करता है? बताइए बताइए बताइए, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, चलिए तो ये हो गया। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? समतल दर्पण नहीं, सौर कुकर का बात ही किया जा रहा है। हमारे प्रकाश को केंद्रित होने की बात, उष्मा को केंद्रित होने की बात हो रही है यहाँ पे। तो उष्मा को केंद्रित होने की बात कौन करेगा? उत्तल दर्पण बिल्कुल नहीं, प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। यहाँ पर मस्ट बी ऑप्शन कौन हो जाएगा? अवतल दर्पण। फिर कह रहा किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? ये तो भैया एकदम क्या बोलते हैं, वायरल क्वेश्चन है ये। कौन सा दर्पण का हो जाएगा यहाँ पे? उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, कह रहा दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। हमेशा सीधा प्राप्त होता है, तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब तो भैया हो सकता है समतल दर्पण में, और एक और कहा गया जी उत्तल दर्पण, यहाँ है। तो यहाँ पर मस्ट भी ये दोनों होना चाहिए। तो वही कह रहा ना कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है, प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन हो सकता है? तो केवल समतल नहीं, केवल उत्तल, दोनों होगा। अवतल दर्पण तो भैया सीधा भी बनाता है, या मैंने सीधा भी और उल्टा भी बनाता है। यहाँ बात हो रहा है सीधा का। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन होना चाहिए? तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है समतल अथवा उत्तल, तो ये वाला हो जाएगा, है ना? ऑप्शन मस्ट बी डी। ठीक है, नेक्स्ट, करा अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, है ना? तो ये तो अवतल दर्पण में ही होता है। कहां पर भैया? तो अगर हम यहाँ पे सेंटर लिए हैं, यहाँ पे फोकस लिए हैं, तो यहीं पर वस्तु को जब रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसे? उल्टा, और एच हाइट का है तो एच हाइट का ये भी बनेगा। यानी कि वस्तु को कहां रखेंगे हम? तो वक्रता केंद्र पर। जब ध्रुव पर रखते हैं तो ध्रुव पर ही बनता है। अगर हम वस्तु को कहां रखते हैं? ध्रुव पर। फिर कह रहा है कहां पे? अनंत पे। अनंत पे रखते हैं तो कहां बनता है? फोकस पे। फोकस पर रखते हैं तो कहां बनता है? अनंत पे, है ना? अनंत पे छोटा बनता है, लेकिन यहाँ पे सवाल कहता है समान, वास्तविक, उल्टा। तो ये खास करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समान आकार का कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो।
फिर कह रहा उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में यहां पर वस्तु को जब रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कहा यहाँ फोकस है और यहाँ ध्रुव है, इनके बीच ही बनता है। लेकिन कैसा प्राप्त होता है? सीधा एवं आवर्धित। आवर्धित तो बिल्कुल नहीं, इसलिए ये ऑप्शन खत्म। आवर्धित माने बड़ा। उल्टा एवं आवर्धित, उल्टा तो नहीं बनता है, हमेशा सीधा बनता है, आवर्धित बिल्कुल नहीं बनता है। फिर कह रहा सीधा एवं हरासित, मतलब कि छोटा, तो यही ऑप्शन होगा। ये दोनों बात फॉलो कर रहा है इस बात को, यानी कौन हो जाएगा? मस्ट बी ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। नन ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर कह रहा है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यही सवाल कर देता कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है और क्या बनता है? आभासी। नेक्स्ट प्रश्न करा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो सबसे छोटा, हमेशा छोटा इमेज बनाने वाला दर्पण कौन है? उत्तल दर्पण है। बाकी अवतल दर्पण छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है। समझ में आ रहा है? छोटा भी और बड़ा भी, और वस्तु के आकार के बराबर भी। अब आइए इसमें और भी कुछ चीजें देख लेते हैं, एडिशनल चीजें। जब इतना सारा चीज देख लिए हैं, ला 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 ला, सबको हम खाली कर देते हैं भाई। और इसमें हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण में जो बनने वाले प्रतिबिंब है, एक बार और देख लेते हैं क्या कि उसकी विशेषताएं कैसी कैसी। या उत्तल दर्पण वाला छोड़िए, उत्तल दर्पण वाला बता दिए, तो अवतल दर्पण वाला देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बनने वाले दर्पण की विशेषताएं। अवतल दर्पण में जो बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं होती है वो निम्नलिखित है। और वो क्या क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले जो इसमें अवतल दर्पण में जो इमेज बना, हमने देखा कि इसमें वास्तविक वास्तविक एवं वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। दोनों प्रकार का बनता है। सबसे पहला और जबरदस्त विशेषता कि इसमें इमेज जो है से कैसा बनता है? वास्तविक भी होता है और आभासी भी होता है ना। आभासी कब बनता है? जब वस्तु को हम कहां पे रखें? ध्रुव और फोकस के बीच। बाकी सारे डिस्टेंस पे रखेंगे, मैंने ध्रुव और फोकस को छोड़ाकर, उनके बीच को छोड़ा करके बाकी लोकेशन में रखिएगा तो सारा इमेज कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। फिर दूसरी विशेषता आपने देखा होगा कि बना प्रतिबिंब जो होता है, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु के आकार के वस्तु के आकार के वस्तु के आकार से बड़ा भी होता है, छोटा या बराबर भी होता है। समझे बात को? इसमें बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, छोटा या बराबर होता है। ये दूसरी सबसे जबरदस्त विशेषता हो गया इसमें। ठीक है। फिर तीसरी विशेषता अगर इसमें देखें, इसमें तीसरी विशेषता को अगर देखा जाए तो कहता है इसमें प्रतिबिंब इससे, माने किससे? दर्पण से।
या हम कह सकते हैं इसमें बना प्रतिबिंब दर्पण के सामने भी बनता है और या तो फिर हम कह सकते हैं पीछे भी बनता है, सामने या पीछे प्राप्त होता है। ठीक है। समतल दर्पण का अगर बात करें तो समतल दर्पण में बना हुआ इमेज जो होता है वो हमेशा दर्पण के पीछे होता है, उत्तल दर्पण में भी पीछे होता है, लेकिन अवतल दर्पण इकलौता दर्पण है जिसमें बना हुआ प्रतिबिंब जो है सो क्या होता है भैया, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। और बताइए इसमें क्या विशेषताएं हो सकती है, जल्दी से बताओ। इसमें प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है, सीधा भी है और उल्टा भी प्राप्त होता है ना। ये भी इसका विशेषता हो गया इस अवतल दर्पण का, इसमें प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा या उल्टा प्राप्त होता है। और क्या विशेषताएं हो सकती है, जल्दी से बोलिए। चलिए इतना काफी है। अब हम लोग देख लेते हैं और इसमें क्या कि हम लोग देखे शुरू से लेकर के अंत तक देखे, जब हम उत्तल दर्पण भी पढ़ाए उसमें बनने वाले इमेज के बारे में बताएं, फिर समतल दर्पण में बनने वाले इमेज के बारे में बताएं, फिर अवतल दर्पण में बनने वाले इमेज के बारे में बताएं। तो यहां पर जो आप एक चीज को गौर फरमाए होंगे कि आभासी प्रतिबिंब का एक अपना कैरेक्टर है ना। आभासी प्रतिबिंब देखे होंगे हमेशा दर्पण के पीछे बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने, और वो अवतल दर्पण में ही बनता है, सामने बनता है। फिर और देखे होंगे क्या कि आभासी प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष सीधा हमेशा बनता होगा। आप देखिए एक बार जाकर के, फिर से आपके पास बुक होगा तो बुक उलट करके देखिएगा तो उसमें आप पाइएगा कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है हमेशा। तो इस आधार पे हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि विशेषता देख लेते हैं। विशेषता देखने से अच्छा होगा कि हम क्या करते हैं कि दोनों में हम लोग अंतर देख लेते हैं, है ना। किसमें किसमें, तो वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। यहां पर मैं लिख देता हूं वास्तविक। यस, टेबल को हटाइए, बिना टेबल का ही लिखते हैं। टॉपिक क्या है यहाँ पे, टॉपिक है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। यहीं से इसकी विशेषताएं भी निकल जाएगा। अगर मान चलिए एग्जाम में आ गया कि नहीं वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं को बताइए या तो फिर आभासी प्रतिबिंब की विशेषता को बताइए, तो हम अंतर के माध्यम से दोनों विशेषता पर भी ध्यान दे लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, है ना। तो एक तरफ लिख देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक तरफ लिख देते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। सबसे पहले विशेष अंतर पे आ जाइए। पहला जो हो जाएगा मान लीजिए परिभाषा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा परिभाषा, किसी, इसको थोड़ा सा और पतला लिखते हैं, कहता है किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर
वास्तव में, यही है ना परिभाषा इसका, वास्तव में क्या होती है, मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का, उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, बोलिएगा, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक। और यही अगर बात किया जाए किसका, उसका, है ना, आभासी में आ जाइए, तो इसका डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा बहुत अंतर होगा। क्या होगा अंतर, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, कहा गए भाई, चले जाइए आप लोग थोड़ा सा, क्या होगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई, आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का कौन सा प्रतिबिंब, उसे उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, है ना, कैसा प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब दूसरी दूसरी अंतर देख लेते हैं। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, यह प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब माने कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, बोलिए जल्दी से। तो यह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा भी प्राप्त होता है, सीधा कहां, हमेशा उल्टा, वस्तु के सापेक्ष हमेशा, हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा क्या बनता है। लेकिन यही बात करें किसका, यही बात करें किसका, तो यही बात करते हैं इसका, माने किसका, यह जो इमेज बनेगा, यह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा, हमेशा सीधा, हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। यह वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दूसरा अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा बनता है। तीसरी बात है, इसे वास्तविक कटान से बनाते हैं, दर्शाते हैं, इसे वास्तविक कटान द्वारा, जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो इसको हम वास्तविक कटान द्वारा दर्शाया जाता है, इसको हम लोग दर्शाते हैं ना, तो वही लिखा है, इसे वास्तविक कटान द्वारा दर्शाया जाता है। लेकिन इसे, तो इसे टूटी फूटी रेखाओं द्वारा, रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये तीसरा अंतर हो गया। आइए चौथा अंतर देख लेते हैं। चौथा अंतर क्या हो जाएगा, कहता है वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है।
लेकिन इससे मैंने किसे, आभासी प्रतिबिंब को, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका सेंस क्या है। कहता है कि ये रहा अवतल दर्पण और इसमें जो इमेज, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज इधर में बन रहा है, इसे उल्टा, तो कहता है यहां पर एक पर्दा लगा दीजिए, व्हाइट पर्दा यहीं पे, है ना। तो ये वाला जो है, इसका जो इमेज बना है इस पर्दे पर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, मतलब सेम चीजें इधर में आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर उत्तल दर्पण है, या हम अवतल दर्पण में ही, लेकिन उत्तल दर्पण में आ जाइए, इसमें ऑब्जेक्ट को रखे हैं और यहाँ पर इमेज बना गया है और हम चाहेंगे कि इधर पर्दा रखेंगे, तो इस पर्दे पर ये वाला चीज दिखाई नहीं देगा। इसका मेन सेंस ये है, मेन सेंस वही हो गया कि जैसा लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यानी कि पर्दे पर प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये 4 और सबसे विशेष अंतर हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा ये वाला वीडियो लेक्चर? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय, जय हिंद।